बच्चों, फिर से हिंदी सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 4 की भाषा सेतु पुस्तक से पाठ 7 चंद्रशेखर वेंकट रमन पढ़ेंगे। यह पाठ चंद्रशेखर वेंकट रमन के जीवन चरित्र पर आधारित है। अपने अथक परिश्रम, लगन तथा सूझबूझ से उन्होंने किस प्रकार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, इस पाठ में हम पढ़ेंगे। बात है सन 1930 की, जब एक भारतीय वैज्ञानिक अपनी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोजों के कारण भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर सका, और वो और कोई नहीं, चंद्रशेखर वेंकट रमन जी ही थे। और पूरा संसार के वैज्ञानिकों द्वारा सम्मानित भी किए गए। पूरे संसार के वैज्ञानिकों ने उनका सम्मान किया। विज्ञान जगत में गौरव प्राप्त कर भारतीयों का मस्तक ऊंचा करने वाला भारत का यह सपूत था चंद्रशेखर वेंकट रमन। बेटा, जब हम जिस देश में रहते हैं ना, उस देश से हर कोई बहुत प्यार करता है। हम अपने भारत देश से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। चाहे कोई भी अपने देश का कोई भी व्यक्ति कुछ भी ऐसा महत्वपूर्ण कार्य करे जिससे पूरी दुनिया उसके सम्मान में लगे रहे, तो उससे हम सभी का मस्तक गर्व से ऊंचा होता है। इसलिए जब चंद्रशेखर वेंकट रमन जी को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो ये सारे भारतीयों के लिए बहुत ही गर्व की बात थी। इससे सारे भारतीयों का मस्तक ऊंचा हो गया। चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म दक्षिण भारत के त्रिचनापल्ली नगर में 7 नवंबर 1888 में हुआ था। प्रश्न आ सकता है कि चंद्रशेखर वेंकट रमन जी का जन्म कहाँ और कब हुआ था? तो हमें क्या लिखना होगा कि चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म दक्षिण भारत में त्रिचनापल्ली नगर में 7 नवंबर 1888 में हुआ था, और इनके पिता का नाम चंद्रशेखर अय्यर था। वो एक साधारण हैसियत के आदमी थे। रमन बचपन से ही बहुत प्रतिभाशाली थे, बहुत गुणी थे। शरीर तो उनका बहुत दुबला पतला था, किंतु बुद्धि बहुत तीक्ष्ण थी, काफ़ी बुद्धिमान थे। उन्होंने केवल 13 वर्ष की अवस्था में ही वॉल्टियर से इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की। इतने कम उम्र में 12वीं की परीक्षा पास कर लेना कोई छोटी बात नहीं है, पर वो बुद्धिमान ही थे बहुत। इसलिए उन्होंने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से 13 वर्ष की अवस्था में ही वॉल्टियर से इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद वे मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला ली। उन्होंने कहाँ दाखिला ली? मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला ली, और अपनी प्रखर प्रतिभा के कारण, बुद्धिमानी के कारण, अपनी लगन और मेहनत के कारण थोड़े ही दिनों में सारे शिक्षकों के स्नेह पात्र हो गए। सभी शिक्षक उनसे बहुत प्यार करने लगे। उनके गुणों के कारण, उनके परिश्रम को देखते हुए, उनके लगन को देखते हुए सारे शिक्षक उससे बहुत ही स्नेह करने लगे। उन्हें तो बचपन से ही विज्ञान विषय से बहुत ही प्रेम था। एमएससी में उन्होंने अपना प्रिय विषय भौतिक विज्ञान ही लिया। एमएससी मतलब मास्टर ऑफ साइंस। जब वो मास्टर ऑफ साइंस की पढ़ाई कर रहे थे, तो किस विषय में उन्होंने की पढ़ाई अपनी? भौतिक विज्ञान, क्योंकि ये उनका प्रिय विषय था। एक दिन क्या हुआ कि उनके साथ पढ़ने वाला एक उनका सहपाठी भौतिक विज्ञान की एक समस्या अपने अध्यापक के सम्मुख रखी, पर हमेशा तो सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता। शिक्षक उस समस्या का हल न बता सके। रमन ने उसकी पूर्ण व्याख्या कर दी। अपने ही साथ पढ़ने वाले छात्र की समस्या का हल उन्होंने कर दिया, उन्हें समझा दिया, और उस पर एक मौलिक निबंध भी लिखा, जो सोचो विलायत के एक पत्र में प्रकाशित हुआ। ये भी बहुत बड़ी बात है।
इस सफलता से उनका उत्साह और भी बढ़ा। जब हम किसी काम में सफल होते हैं ना, तो उस काम को और मेहनत से और लगन से करने की इच्छा होती है। तो जब उनकी लिखी हुई मौलिक निबंध विलायत के एक पत्र में प्रकाशित हुई, तो उनका उत्साह और बढ़ गया और सहपाठी तथा शिक्षक अब उन्हें विशेष आदर देने लगे कि ये कितने प्रतिभाशाली हैं, कितने बुद्धिमान हैं। अब एमएससी की परीक्षा में रमन मद्रास विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम आए। आना ही था, उनके जितने प्रतिभाशाली तो कोई भी न थे उस समय। इस कारण उन्हें सरकारी छात्रवृत्ति देकर विलायत भेजने की व्यवस्था हुई प्रथम आने के कारण। किंतु वो शारीरिक उनकी क्या थी कि अस्वस्थ हो गए थे। उनकी तबीयत उन दिनों ठीक नहीं रह रही थी। अस्वस्थता के कारण डॉक्टर ने उन्हें विलायत जाने की स्वीकृति नहीं दी और वो विलायत नहीं जा पाए। उच्च शिक्षा समाप्त कर लेने पर आगे अध्ययन का कोई मार्ग ही नहीं था उनके पास, क्योंकि जो पढ़ाई थी कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में, वो तो उन्होंने पूरी कर ली थी। अब वो विवश होकर आय व्यय विभाग में अधिकारी पद पर कार्य करने लगे, क्योंकि अब तो कुछ ऐसा बचा ही नहीं था जिनकी पढ़ाई वो करते। आय व्यय विभाग में नौकरी कर लेने पर भी विज्ञान प्रेम, विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने के लिए उन्हें प्रेरित करता रहा। पढ़ाई बची नहीं है तो क्या हुआ, मैं आगे कुछ और नया तो कर सकता हूँ, ये उनके मन में बात रही। उसके लिए वे कोई मार्ग ढूंढ ही रहे थे कि उन्हें कोलकाता में स्थापित इंडियन एसोसिएशन ऑफ साइंस नामक संस्था का पता लगा। अवकाश के समय वे वहाँ वैज्ञानिक प्रयोग करने लगे। उन दिनों कोलकाता विश्वविद्यालय में भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर के पद के लिए कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिल रहा था। कोलकाता विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति, जिनका नाम था सर आशुतोष मुखर्जी, उनका ध्यान रमन की ओर गया। उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्होंने विश्वविद्यालय में उन्हें प्रोफेसर नियुक्त करना चाहा। पर तब क्या था कि रमन आयव्यय विभाग में अधिकारी पद पर कार्य करते थे और जब अवकाश मिलती थी उन्हें, तब वो इंडियन एसोसिएशंस ऑफ साइंस नामक संस्था में आकर कार्य करते थे, खोज के कार्य में लगे हुए थे। किंतु उपकुलपति सर आशुतोष मुखर्जी का ध्यान रमन की ओर गया और उनकी प्रतिभा से वो बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने बोला कि आप यहीं पर प्रोफेसर नियुक्त हो जाइए। उनकी प्रार्थना पर रमन ने सरकारी नौकरी के अधिक वेतन और भविष्य की उन्नति के लोभ को छोड़ दिया कि मुझे विज्ञान के क्षेत्र में कुछ नया करना है। ये सोचकर उन्होंने अपनी अच्छी नौकरी, अधिकारी पद पर वो कार्य कर रहे थे, जिस नौकरी को उन्होंने छोड़ दिया। अच्छे वेतन वाले, भविष्य की उन्नति थी उसमें, वो लोभ वो छोड़ दिए और विज्ञान की सेवा करना स्वीकार कर लिया उन्होंने। वे भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर नियुक्त हो गए। प्रोफेसर रमन की आरंभ से ध्वनि के संबंध में काफ़ी रुचि थी और उन्होंने इस संबंध में बहुत सी महत्वपूर्ण खोजें भी की। इन खोजों ने इनका नाम वैज्ञानिक जगत में उज्जवल कर दिया। सन 1923 में इन्हें लंदन की रॉयल सोसाइटी का सदस्य नियुक्त किया गया, जो बड़ी ही प्रतिष्ठा की बात थी। लंदन के रॉयल सोसाइटी में उनको सदस्य नियुक्त किया गया, जो बहुत ही प्रतिष्ठा की बात थी। विदेशी वैज्ञानिक भारतीय वाद्यों को वैज्ञानिक दृष्टि से हे समझते थे। वाद्य यंत्र जैसे तबला, मृदंग, वीणा, जिसको बजाने से मधुर आवाज निकलती है, बजाने वाले यंत्र को वाद्य यंत्र कहते हैं। तो विदेशी वैज्ञानिक को भारतीय वाद्यों को वैज्ञानिक दृष्टि से हे समझते थे। प्रोफेसर रमन ने वीणा, मृदंग, तबला आदि वाद्यों की ध्वनियों का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया कि इनकी ध्वनियों को लोग हे क्यों समझते हैं, हे दृष्टि से क्यों देखते हैं, और
विस्तृत अध्ययन करके दिखा दिया कि ये बाजे भी ध्वनि विज्ञान की दृष्टि से हे नहीं बल्कि बहुत ही श्रेष्ठ हैं। सन 1928 में रमन ने प्रकाश के विकिरण के संबंध में खोज की, जो एक महत्वपूर्ण खोज मानी जाती है, और इस खोज को क्या नाम दिया गया? रमन प्रभाव। इसे रमन प्रभाव कहते हैं। इस खोज में क्या बताया गया कि जब एक रंगी प्रकाश की किरण किसी पारदर्शक पदार्थ में से गुजरती है, तब उस किरण का कुछ भाग रास्ते में फैल जाता है। ये आप भी ध्यान दे सकते हैं। अगर आपके घरों में शीशे लगे हुए खिड़कियां हो तो आप ध्यान देना, पारदर्शक मतलब ऐसी चीज़ जिससे हम इस पार से उस पार देख सके। तो जब आप शीशे की खिड़की से बाहर देखते हैं तो आपको बाहर का दृश्य हूबहू वैसा ही दिखता है जैसा वो है। मतलब शीशा क्या है? पारदर्शक है। तो रमन ने क्या खोज की कि जब प्रकाश की किरण किसी पारदर्शक पदार्थ में से गुजरती है, तब उस किरण का कुछ भाग रास्ते में फैल जाता है। इस कारण यह दूसरा रंग प्रारंभिक रंग से भिन्न होता है। इसे आप समझ सकते हैं। अगर आपके घर में शीशे की खिड़की है तो आप देखेंगे जब बाहर से धूप आती है तो बाहर धूप का रंग और अंदर जो रोशनी आ रही है, दोनों में काफ़ी अंतर होता है। इस कारण यह दूसरा रंग प्रारंभिक रंग से भिन्न होता है, और इस आविष्कार से भौतिक और रसायन के अध्ययन में बड़ी सहायता मिली है। रमन प्रभाव की खोज करने पर ही उन्हें नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। बच्चों ध्यान दीजिएगा कि रमन को नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया। रमन प्रभाव की खोज करने पर उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा समाचार पत्रों में प्रकाशित होने पर प्रत्येक भारतीय का मस्तक गौरव से ऊंचा हो गया। क्यों ना हो, आखिर हम भी तो भारतीय हैं। तो सफलता किसी को मिली हो, ऐसे लगती है कि सफलता खुद ने हासिल की है। इसलिए सारे भारतीयों का मस्तक गौरव से ऊंचा हो गया जब चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। सन 1932 में कोलकाता विश्वविद्यालय से अवकाश ग्रहण करके डॉक्टर रमन बेंगलुरु के विख्यात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का संचालन करने लगे। अब वो कोलकाता से बेंगलुरु आ गए थे और वहाँ के विख्यात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का संचालन करने लगे थे। कब? सन 1932 में। इस महान वैज्ञानिक का देहांत 21 नवंबर 1970 को हो गया। अपने एक भाषण में उन्होंने कहा था, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, सच्चा वैज्ञानिक देश, राष्ट्र और जाति की सीमाओं से बंधा नहीं होता। वह अपनी वैज्ञानिक खोजों से मानव मात्र का कल्याण करना चाहता है ना सही बात? आज हम जितने भी वस्तुओं का उपयोग करते हैं, चाहे वो पंखा हो, फ़ोन हो, मोबाइल हो, टेलीविज़न हो, आखिर किसी ने तो उसमें मेहनत करी है ना। किसी की मेहनत, किसी की खोज के कारण आज हम इन सबों का उपयोग बहुत आराम से करते हैं, अपने जीवन शैली में बहुत आराम पाते हैं इन सब चीज़ों का उपयोग करके। तो एक सच्चा वैज्ञानिक ऐसा थोड़ी सोचता है कि मैं बस अपने लिए ही वस्तुओं का निर्माण करूँगा, अपने लिए ही खोज करूँगा। कभी नहीं सोचते। ना ही वो किसी जाति में बंध के काम करते हैं, ना ही किसी राष्ट्र में बंध के वो काम करते हैं। वो तो पूरे विश्व के कल्याण के लिए किसी खोज को करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा था कि सच्चा वैज्ञानिक देश, राष्ट्र और जाति की सीमाओं से बंधा नहीं होता। वह अपनी वैज्ञानिक खोजों से मानव मात्र का कल्याण करता है।